फोकस, मोटिवेशन, ड्राइव ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनसे यूपीएससी एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स का मैसेज आता है कि वो पढ़ने तो बैठ जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद ही उनका पढ़ने से मन खत्म हो जाता है एंड वो बहुत सारी चीज़ें सोच के अपनी स्टडी को स्टार्ट करते हैं, बट एक पॉइंट पे आके वो रुक जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है और यूपीएससी प्रिपरेशन में इसको सॉल्व करने के क्या-क्या स्ट्रैटेजीज़ हो सकते हैं, इसी वीडियो में यही डिस्कस मैं आपसे करूँगा। क्योंकि डेफ़िनेटली जो आपके पास कंटेंट है, वो पढ़ना ज़रूरी तो होता है, बट ये जो कंटेंट है, ये सबके पास है, सिर्फ़ आपके पास तो नहीं है। तो फिर जो लोग इन एग्ज़ाम्स में सक्सीड करते हैं और जो लोग अनफॉर्च्यूनेटली नहीं कर पाते, उनमें मेजर डिफ़रेंस क्या रहता है, वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यूपीएससी के साथ ये है कि इसका जो सिलेबस है, बहुत ज़्यादा वाइड है एंड बहुत ज़्यादा अनस्ट्रक्चर्ड है। मतलब उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है इतना स्पेसिफ़िक, जिसको आप एक बार पढ़ने बैठो, तो एंड तक आप उसको फ़िनिश कर सकते हो। और ऊपर से जो सिलेबस है, वो बहुत ज़्यादा वाइड है, तो आप एक बारी में उसको पढ़ भी नहीं सकते। तो ये काफ़ी प्रॉब्लम आती है। दूसरी चीज़, इसमें 3 स्टेजेज़ हैं। पहले प्रीलिम्स, उसके बाद मेंस, मेंस में भी आपका जीएस का अलग से पोर्शन है, लैंग्वेज का अलग से पोर्शन है, देन एसे अलग से है, उसके बाद ऑप्शनल अलग से है एंड फाइनली इंटरव्यू। एंड इनमें से अगर आप एक भी स्टेज में रुक गए, तो आपको फिर से ये पूरी साइकिल दोहरानी पड़ती है। तो इस पूरे यूपीएससी जर्नी में आप ये मोटिवेशन और इस फोकस को कैसे मेंटेन कर सकते हो, वो देखते हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम आती कहाँ है? प्रॉब्लम आती है 2 कॉन्सेप्ट्स में, जिसमें एक है इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन और दूसरा है डीप वर्क। इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन में क्या होता है कि देखो, हमारा जो ब्रेन है, वो वायर्ड है तुरंत कोई ना कोई रिवॉर्ड लेने के लिए। ये हमारा ब्रेन इसी तरह से वायर्ड है। एंड देखो, हिस्टोरिकली देखा जाए तो जो केवमैन थे या प्री हिस्टोरिक ह्यूमन्स थे, उनके पास ये बहुत बड़ा बेनिफिट था कि जैसे उनको भूख लगी, वो खाना ढूँढने चले गए। जैसे उनको नींद आई, वो तुरंत सो गए। उनको प्यास लगी, वो तुरंत उन्होंने पानी पी लिया। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल था। आज की डेट में ऐसा नहीं है। आज की डेट में आप अपने रिवॉर्ड को जितना डिले करोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। तो हमारी बॉडी तो ये चीज़ करने के लिए है, बट हमें हमारी बॉडी से ये चीज़ करवानी है। दैट मीन्स जो आपको लैक ऑफ मोटिवेशन या लैक ऑफ फोकस फ़ील होता है, वो कोई रैंडम चीज़ नहीं है और ना ही वो कोई आप में कमी है। ये बस ऐसे ही ह्यूमन बॉडी डिज़ाइन्ड है। बट द थिंग इज़ कि इसको फिर टैकल कैसे करना होता है और इसमें प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? प्रॉब्लम्स ये आती है कि हमें ये लगता है कि देखो, यूपीएससी में हम अभी पढ़ने बैठे हैं, तो 2 घंटे आप पढ़ते भी नहीं और 2 घंटे आपने मेहनत कर भी ली, उसके बाद भी कुछ रिवॉर्ड नहीं मिलता आपको। क्योंकि रिवॉर्ड तो देखो मिलेगा 1.5 साल बाद, है ना? रिवॉर्ड आपको मिलेगा 1.5 साल बाद, तुरंत तो रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं अगर आप अपना फ़ोन यूज़ करोगे, तो आपको तुरंत आपके ब्रेन में डोपामाइन रिलीज़ हो जाएगा। जब तुरंत आपके ब्रेन में डोपामाइन रिलीज़ हो रहा है फ़ोन यूज़ करके या आइसक्रीम खा के या खाना खा के या फिर सो जाने से, तो आप ये काम क्यों नहीं करोगे? इस काम करने की जगह आप यही काम करोगे ना जिसका रिवॉर्ड आपको तुरंत मिल रहा है। तो ये प्रॉब्लम हमारे ब्रेन और हमारी बॉडी में ही है। इसके लिए आपको अपने आप को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। फाइन, तो पहले तो ये चीज़ जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि यूपीएससी का जो रिवॉर्ड है, वो बहुत लेट आता है और वो काफ़ी स्लो होता है। तो अब दूसरी प्रॉब्लम क्या है? दूसरी प्रॉब्लम ये है, यूपीएससी का सिलेबस बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा है। ठीक है? जब इतना बड़ा सिलेबस कोई भी देखता है, तो डेफ़िनिटली उसको एक इनिशियल पैनिक होता है। मगर मतलब अगर आप एम लक्ष्मीकांत की बुक उठा के बैठोगे, तो पहली बात तो वो बुक बहुत मोटी है। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल है। बट अगर आप उसको स्टार्ट करने बैठोगे और इतने सारे ब्लैंक पेजेज़ देखोगे और नए पेजेज़ देखोगे, तो डेफ़िनिटली आपको एक ओवरवेलमिंग फीलिंग आएगी ही आएगी। उसके बाद आप जीएस-1, जीएस-2, जीएस-3, जीएस-4 इनको प्रिपरेशन करोगे, इनकी प्रिपरेशन करोगे, इनके बारे में सोचते ही एक इनिशियल पैनिक आ जाता है एंड इसी को कहते हैं टास्क रेजिस्टेंस। क्योंकि वो इतना बड़ा टास्क है, आपको लगता है कि आप कर पाओगे या नहीं। स्टार्टिंग से आप बहुत ओवरवेल्म हो जाते हो और उस टास्क को आप कर नहीं पाते और अगेन ये साइकोलॉजी है कि जितना बड़ा है और जो टास्क उतना ही अनमैनेजेबल हमें वो दिखता है, ठीक है? बट रियलिटी कुछ और है। रियलिटी ये है कि सारे टास्क को एक साथ करने की ज़रूरत नहीं है। डेफ़िनिटली प्रॉब्लम ये है कि इसका जो रिवॉर्ड है, हमें 1.5 साल बाद मिलेगा या हो सकता है उससे भी लेट मिले। बट जब भी आपके सामने स्टडी का कोई टास्क हो, तो आप ये मत देखो कि मुझे ये पूरी बुक फिनिश करनी है। नो, आप बस इस टास्क को छोटे-छोटे स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड करो। आप बस आज का सोचो कि अच्छा, ये पूरी बुक है, इसमें 1000 पेज हैं,
मैं तो आज सिर्फ 3 पेज पढ़ूँगा। बस ये डिसाइड कर लो आप 3 पेज। अब देखो आपका टास्क कितना सिंपल हो गया। आपको आज सिर्फ 3 पेज पढ़ने हैं, काम खत्म। तो ये जब आपने एक छोटा स्टेप लिया है और उतना ही काम करो, 3 पेज से ज़्यादा पढ़ो ही मत। अगले दिन भी 3 पेज पढ़ो। हो सकता है 3-4 दिन बाद आप हर दिन 5 पेज पढ़ने लग जाओ, 6 पेज पढ़ने लग जाओ। लेकिन आपको स्टार्ट 3 पेज से करना है। आपकी जब आप 3 पेज पढ़ना चालू करोगे 1 दिन में, तो वो फिर आपकी हैबिट बन जाएगी। मतलब वो कोई एक अब नई चीज़ नहीं रही। स्टार्टिंग में नई थी, लेकिन अब वो नई चीज़ है ही नहीं। तो 3 पेज पढ़ना तो बहुत ही ईज़ी हो जाएगा वो आपके लिए। फिर आपके लिए नेक्स्ट टास्क होगा कि आपको और भी डिफरेंट एंड ज़्यादा बड़ी चीज़ें पढ़नी होगी। तो रियलाइज़ ये करना ज़रूरी है कि एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत है और उसको छोटे-छोटे स्टेप्स में तोड़ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा हमें देता है। उसके अलावा क्या प्रॉब्लम होती है? उसके अलावा प्रॉब्लम होती है डिस्ट्रैक्शन मैग्नेट। इसका बेसिकली मतलब ये है कि जब मैंने बोला कि आज आपको 3 पेज पढ़ने हैं, तब आपके डेफ़िनिटली दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैं कौन-सा टॉपिक पिक करूँ? क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इतना सारा सिलेबस है, तो आज मैं क्या पढ़ूँ? वो डिसाइड करना भी बहुत ही ओवरवेलमिंग हो सकता है, ठीक है? तो ये डिसाइड करने में ही हम रह जाते हैं और कोई डिसीज़न ले नहीं पाते। दिस इज़ ऑल्सो समथिंग व्हिच हैपेंस, ये सबके साथ ही होता है। तो जो हम वेंडर करते रहते हैं इधर-उधर अपने दिमाग में घूमते रहते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो वो एक वेगनेस हमारे ब्रेन में ले आता है, जिससे डेफ़िनिटली कन्फ्यूजन और डिस्ट्रैक्शन होता है। क्योंकि हमारे दिमाग में एक वेगनेस है कि आज क्या पढ़े, किस पे मैं फ़ोकस करूँ, क्या नहीं पढ़ूँ? अगर मैं ये पढ़ रहा हूँ, तो ये नहीं पढ़ पा रहा। यू कैन अंडरस्टैंड कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि आज मैं पॉलिटी पढ़ूँगा, आप ये मत बोलो। आप खुद से ये बोलो कि आज मैं चैप्टर 3 पढ़ूँगा और वो भी 2 पेज के नोट्स बना के मैं खत्म कर दूँगा। ये आप अपना छोटा-सा प्लान लो। आप ये मत सोचो कि आज मैं पॉलिटी पढ़ने वाला हूँ या ये मत बोलो कि इस महीने मैं पॉलिटी खत्म कर दूँगा। नहीं, आप बोलो कि आप आज के दिन कौन-सा टॉपिक पढ़ोगे, बस। इतना सा स्मॉल स्टेप लो। क्योंकि अगर आपने बोल दिया कि मैं इस महीने पॉलिटी खत्म ही कर दूँगा, तो ये एक बहुत बड़ा अनमैनेजेबल टास्क हो जाता है। तो द थिंग इज़ कि आप एकदम बर्डन लेके मत बैठो। अगर आज आपके पास 5 घंटे हैं पढ़ने के लिए, तो आप एक बर्डन लेके मत बैठो कि मुझे हाँ, 5 घंटे में ये टॉपिक्स निपटाने हैं। नो, आप ये देखो कि भाई मेरे पास 5 घंटे हैं, इसको भूल जाओ। आप ये बोलो कि मुझे इस सब्जेक्ट के 3 पेज ही पढ़ने हैं बस। अगर मेरा मन करा तो मैं और पढ़ लूँगा और 3 पेज पढ़ना इतना डिफ़िकल्ट तो होता नहीं है। तो जब आप 3 पेज पढ़ लोगे ना और क्योंकि ये आपका क्या था टास्क और क्योंकि आपने 3 पेज पढ़ लिए, तो आपने टास्क को कंप्लीट कर लिया, तो आपको इनिशियली रिवॉर्ड मिल गया और आपके दिमाग में डोपामाइन रिलीज़ हो जाएगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जहाँ पे आप पॉलिटी फिनिश करने वाले थे 1 महीने में और 1 महीने में आपको डोपामाइन मिलता, आपने वो छोड़ा, आपने बोला मैं 3 पेज ही पढ़ूँगा, तुरंत आपने वो टास्क फिनिश करा और आपके दिमाग में डोपामाइन आ गया। अब ये जो चीज़ है ये बहुत सिंपल हो जाती है और ऐसे ही छोटी-छोटी चीज़ें आपको करनी है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे आपको करनी होती है वो होता है देखो एक बहुत ही बेसिक आपको चीज़ बताता हूँ। जब आप खाना खाने बैठते हो, तो आपका पेट शायद पूरा भर जाता है। उसके बाद भी कुछ डेज़र्ट खाने का आपका मन कर सकता है या कोई मिल्क शेक पीने का आपका मन कर सकता है, कॉफ़ी पीने का मन कर सकता है। ऐसा क्यों होता है? आपका पेट तो भर गया ना, तो फिर ये चीज़ों खाने की आपके जो पेट में स्पेस कहाँ से आया? द थिंग इज़ कि आपके पेट में स्पेस था, बट आप इस ही खाने को खा-खा के बोर हो गए थे और आपको मेंटली लगा कि मेरा पेट भर चुका है। लेकिन जैसे ही डेज़र्ट आपके सामने आता है, तब आपको भूख फिर से लग जाती है। तो भूख एक्स्ट्रा नहीं लग रही, आपका पेट भरा ही नहीं था, बस आप बोर हो गए थे एक ही चीज़ को खा-खा के। दैट मीन्स जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हो, तो यहाँ पे भी आपको वैरायटी की ज़रूरत है। आप ये बोलो कि आज मैं पॉलिटी के 2 चैप्टर पूरे कर दूँगा। ऐसा ये करने से आप हो सकता है आधे चैप्टर में ही बोर हो जाओ। नहीं, आप अपने दिमाग को ट्रिक करो और उसको बोलो कि नहीं, आज मैं पॉलिटी के 3 पेज पढ़ूँगा और एंशिएंट हिस्ट्री के भी 3 पेज पढ़ूँगा। इससे क्या है वैरायटी रहेगी और आपने बहुत ही छोटा टास्क अपने लिए लिया है। यही चीज़ आपको रोज़ करनी है। 3 पेज इसके, 3 पेज इसके, 3 पेज इसके, 3 पेज इसके। एंड ट्रस्ट मी करते-करते 2 हफ्ते बाद आप टास्क लोगे खुद के लिए कि आज मैं 10 पेज पढ़ूँगा या 10 पेज इसके भी पढ़ूँगा और इसको वैरायटी में रख के आप 1 दिन में 20 पेज पढ़ लोगे। ये आपको एक एक बहुत बड़ा ना स्टार्ट देगा। जहाँ पे देखो सुबह उठ के आप जो बेसिक चीज़ें करते हो, वो आप उसके बारे में सोचते भी नहीं क्योंकि वो आप बचपन से करते आ रहे हो। आपको नहाना है, खाना खाना है, कपड़े पहनने हैं एटसेट्रा। इसके बारे में हम सोचते भी नहीं है बिकॉज़ दैट इज़ समथिंग वी हैव बीन डूइंग। तो जब आप ये चीज़ करने लगोगे तो आप भूल जाओगे कि आप ये चीज़ कर रहे थे। तो अब ये कोई चीज़ आपके लिए टास्क नहीं रहेगा। ये तो आपका हैबिट हो गया, ये आपके ऑटोमैटिकली रूटीन में आ गया। ये चीज़ जानना ज़रूरी होता है।
दैट मीन्स फ़ोकस प्लान बनाना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो अपने ब्रेन को कैसे ट्रेन करें? सबसे पहले ये एक और अच्छा एक सजेशन होता है कि आप 5 मिनट रूल स्टार्ट करो। 5 मिनट रूल मतलब सपोज़ आज आपका पढ़ने का मन हो ही नहीं रहा, लेकिन आपको पता है पढ़ना है, तो जो चीज़ आप करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे, तो होता है स्ट्रेस, ठीक है? तो आप इसको भूल जाओ। आप सोचो आज मेरा पढ़ने का मन नहीं है ना, चलो कोई बात नहीं। मैं क्या करता हूँ, ये बुक उठाता हूँ या कोई भी आप पीडीएफ पढ़ रहे हो या अपने नोट्स पढ़ रहे हो, मैं ये उठाऊँगा और सिर्फ़ 5 मिनट पढ़ूँगा। क्या करा आपने? आज मैं क्योंकि मेरा पढ़ने का मन नहीं है, तो इस कंटेंट को मैं सिर्फ़ 5 मिनट्स पढ़ूँगा। ये आपने अपने आप को बोल दिया कि आप इस कंटेंट को सिर्फ़ 5 मिनट पढ़ोगे, ठीक है? आपने क्या करा? बुक उठाई और उसको सिर्फ़ 5 मिनट पढ़ा। ट्रस्ट मी, ये जो 5 मिनट आपने पढ़ा है ना, 5 मिनट तक आपने कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ी होगी, नई चीज़ें पढ़ी होगी या पुरानी चीज़ों को आपने रिवाइज़ करा होगा, तो आपको ऑटोमैटिकली इंटरेस्ट आ जाएगा। अगर 5 मिनट बाद आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, तब बुक बंद करके चले जाओ। फिर 1 घंटे बाद आओ और बोलो चलो ठीक है, मेरा मन तो नहीं है पढ़ने का, बट सिर्फ़ 5 मिनट पढ़ता हूँ मैं। होगा क्या कि एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आप 5 मिनट पढ़ने बैठोगे, लेकिन आप पढ़ लोगे कम से कम 20-30 मिनट। तो अगेन आपने अपना टारगेट क्या रखा था 5 मिनट का, लेकिन आप पढ़ लिए 20 मिनट। तो आपके दिमाग को क्या लगेगा कि आपने अपने टारगेट से ज़्यादा अचीव कर लिया। तो आपका दिमाग फिर से डोपामाइन रिलीज़ कर देगा। मतलब वही डोपामाइन जो आपको फ़ोन चला के मिल रहा था, रैंडम वेब सीरीज़ देख के मिल रहा था, मूवीज़ देख के मिल रहा था, वो आपको पढ़ने से मिल रहा है क्योंकि आपने छोटे-छोटे टारगेट रखे, उन छोटे टारगेट्स को आपने अचीव कर लिया। तो डेफ़िनिटली वो रिवॉर्ड आपको मिल गया ना, जो आपको 1.5 साल बाद मिलता, वो आपको तुरंत ही मिल रहा है। तो ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग टेक्नीक होती है। उसके अलावा सेट स्पेसिफिक गोल जैसे मैंने आपको बताया, ये मत सोचो कि मुझे इस हफ्ते पॉलिटी खत्म करना है, ये करना है, वो करना है, नहीं। आप आज का सोचो कि आज मुझे पॉलिटी का 1 चैप्टर खत्म करना है। जैसे 1 चैप्टर खत्म होगा, आपका ब्रेन खुश हो जाएगा क्योंकि आपने जो टारगेट सेट करा था वो हो गया। लेकिन क्योंकि आपका ब्रेन खुश हो चुका है, तो हो सकता है वो आपको दूसरा चैप्टर भी पढ़ा दे। तो ऐसे अपने आप को थोड़ा ट्रिक करना पड़ेगा। फिर पोमोडोरो टेक्निक अगर आप 2-3 घंटे साथ में पढ़ रहे हो, तो 50 मिनट्स पढ़ो और 10 मिनट्स का ब्रेक लो। ये तो काफ़ी ऑब्वियस और बहुत ही फेमस टेक्निक है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? एंड इसमें एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये एक और होता है 5 सेकंड रूल। 5 सेकंड रूल में क्या होता है कि जो चीज़ आपने सोची है, वो आप कर लो 5 सेकंड के अंदर। दैट मीन्स सपोज़ आपका एक्सरसाइज़ का मन नहीं कर रहा, ठीक है? और आपके दिमाग में थॉट आया कि भई मुझे एक्सरसाइज़ करनी है। और ये 5 सेकंड तक आपके दिमाग में थॉट है, तो 5 सेकंड खत्म होने से पहले आप एक्सरसाइज़ करने चले जाओ। मतलब सोचो ही मत कुछ। ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग होता है, तो यहाँ पे आप पढ़ाई को यहाँ से रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है? उसके अलावा रिमूव डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस। देखो 2 चीज़ें होती हैं। ये भी एक साइकोलॉजिकल चीज़ है कि सपोज़ आपको गिटार बजाना सीखना है, ठीक है? आपको गिटार बजाना सीखना है और जो टीवी है, आपको अपनी टीवी देखने की आदत को कम करना है। तो पता है साइंटिस्ट ने क्या बोला? साइंटिस्ट ने ये बोला कि एक सोफ़ा है, जिस पे सपोज़ आप रोज़ बैठते हो इस सोफ़ा पे, तो सोफ़ा के ठीक पास आपका गिटार आप रख दो। आपने सोफ़ा के ठीक पास गिटार रख दिया और जो टीवी का रिमोट है ना, रात को आप छत पे छोड़ आओ। मतलब टीवी का रिमोट कहाँ है? छत पर और गिटार कहाँ है? आपके सोफ़े के पास। तो सपोज़ आप थक-हार के आके सोफ़ा पर बैठे, तो आपको टीवी देखने की आदत है, तो आप टीवी ऑन करने की कोशिश करोगे। लेकिन जो रिमोट है टीवी का, वो तो छत पर है। तो क्या होगा? आप छत पे अब रिमोट थोड़ी लेने जाओगे। आप सोचोगे चलो गिटार पास में पड़ा है ना, चलो इस गिटार को ही बजा लेता हूँ। तो क्या हुआ? जो डिस्ट्रैक्शंस है आपने उसको इतना दूर कर दिया और जो आपकी लेज़ीनेस है ना, उसने आपकी मदद करी। क्योंकि अगर हम लेज़ी हैं, तो हम टीवी का रिमोट छत से लेने जाएँगे ही नहीं। तो वो तो बहुत ही बड़ा टास्क हो गया। इनफैक्ट गिटार पास में पड़ा है, तो चलो गिटार बजा लेते हैं। इस बहाने गिटार आप सीख भी लोगे। दैट मीन्स जो चीज़ आपको करनी है, उसको अपने सराउंडिंग में पास रखो। उसको अपने सराउंडिंग में पास रखो और जो चीज़ से आपको बचना है, उसको जितना दूर रख सको, उतना बेटर। मतलब अपने फ़ोन का चार्जर किसी दूसरे रूम में लगा दो और अपने फ़ोन का चार्जर या बहुत दूर लगा दो। तो अगर और वहाँ पे अपने फ़ोन को रख दो। अगर आप पढ़ने बैठे हो और आपको डिस्ट्रैक्शन हो रहा है और फ़ोन बहुत ही दूर रखा है, तो हो सकता है आपका मन ही ना करे फ़ोन को ले जाने का। पास में बुक रखी है, तो आप बुक को यूज़ कर लो। ठीक है? तो इस तरह से जो चीज़ आप चाहते हो करना, वो अपने सराउंडिंग में पास रखो और जो चीज़ नहीं चाहते उसको बहुत दूर रख दो। यही वो चीज़ है। सपोज़ आप फ़ोन या लैपटॉप से ही पढ़ते हो, तो क्या? तो बहुत सारी ऐसी ऐप्स आती हैं जो आपके फ़ोन को लॉक कर देती हैं।
या फ़ोन में कुछ ऐसी ऐप्स होती हैं, जो डिस्ट्रैक्शन वाली ऐप्स हो गई, ज जैसे सोशल मीडिया ऐप्स हो गई, उसको वो लॉक कर देगी। इस टाइम पीरियड के बाद आप उन ऐप्स को खोल ही नहीं पाओगे। इन ऐप्स को भी आप डाउनलोड करके अपने फ़ोन में डिफ़िकल्ट बना सकते हो डिस्ट्रैक्टिंग ऐप्स को एक्सेस करना। तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ होती है। और क्रिएट डेडिकेटेड स्टडी स्पेस, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लाइब्रेरी जॉइन कर लेते हैं। इसका फ़ायदा ये रहता है कि जो एटमॉस्फेयर आपको मिलता है, आप वहाँ जाके वही काम करने लग जाते हो। जैसे अगर अभी मैं अपने रूम में बैठा हूँ और मेरे रूम में बेड है और बेड को देखते ही मुझे नींद आती है ना? तो होता क्या है कि और यहीं पे स्टडी टेबल है, तो मैं अपने रूम में एंटर हुआ। लेफ्ट साइड में मेरी स्टडी टेबल है, राइट साइड में बेड है। ऑब्वियसली मैं बेड पे जाके सो जाऊँगा। लेकिन सपोज़ मैं एक ऐसे रूम में घुसा, जहाँ पे स्टडी टेबल है और पूरा रूम खाली है, तो मैं कुछ और कर ही नहीं सकता उस रूम में, तो मैं सीधा का सीधा स्टडी टेबल पे बैठूँगा। दूसरी चीज़, मेरा जो फ़ोन है बहुत दूसरे रूम में चार्जिंग पे लगा हुआ है, तो मैं इस टेबल पे बैठा हूँ, मेरा फ़ोन काफ़ी दूर है, यहाँ पे कोई बेड भी नहीं है, सिर्फ़ किताबें हैं, तो मैं बुक्स ही पढ़ लूँगा क्योंकि और कुछ करने के लिए है ही नहीं। तो ऐसे आप अपने दिमाग को ट्रिक कर सकते हो ये चीज़ें करने के लिए। या तो आप लाइब्रेरी जॉइन कर सकते हो या अपने स्टडी स्पेस को इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो कि डिस्ट्रैक्शन वगैरह काफ़ी दूर हो। उसके अलावा जब आप पढ़ रहे हो, तो उसके दौरान भी बहुत सारे लोग हैं जिनको मेंटल फटीग या बर्नआउट हो जाता है। मतलब आपने 2 घंटे पढ़ लिया, फाइन, लेकिन सपोज़ आपको 5-6 घंटे पढ़ना था और 2 घंटे के बाद आप आगे जा ही नहीं पा रहे। तो उस केस में क्या होता है, ब्रेक्स लेना बहुत ज़रूरी होता है और सबसे इम्पोर्टेंट होता है स्मार्ट ब्रेक्स। स्मार्ट ब्रेक्स का मतलब है, यूजुअली ब्रेक्स में हम क्या करते हैं, पढ़ लिए कुछ देर, अब फ़ोन उठाया, फ्रेंड से बात कर ली या सोशल मीडिया हमने स्क्रॉल कर लिया, वीडियो गेम्स खेल लिए। तो स्मार्ट ब्रेक्स में आप ब्रेक में ये चीज़ें नहीं कर रहे। आप ब्रेक में वॉक कर रहे हो, डीप ब्रीथिंग कर रहे हो या स्ट्रेचिंग कर रहे हो, ये चीज़। दूसरा एक्टिव रिकॉल, जैसे आपको ब्रेक लेना है, सपोज़ 2 घंटे आपने पढ़ लिया, अब आपको ब्रेक लेना है, तो आप क्या कर सकते हो, बुक बंद कर दो और कहीं ऐसे टहलने चले आओ आस-पास और दिमाग में आप रिकॉल करो कि आपने क्या पढ़ा है। रिकॉलिंग बेस्ट टेक्नीक होती है किसी भी चीज़ को लॉन्ग टर्म तक याद रखने की। लॉन्ग टर्म को तक आपको किसी चीज़ को याद रखना है, तो उसको रिकॉल करो। जो आपने पढ़ लिया ना, अब उसके बारे में सोचो आप दिमाग में कि मैंने क्या पढ़ा था, किस पॉइंट में क्या था और घबराना मत अगर आपको याद नहीं आए तो, इट इज़ फाइन, बट रिकॉल करो आप, ये ज़रूरी होता है, ठीक है? उसके अलावा जो डेफ़िनिटली हेल्दी हैबिट्स आपको इनकॉर्पोरेट करनी है, हेल्दी फूड खाना है, ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेशन आपको मेंटेन करना है। प्लीज़ पानी आप टाइम से पियो, उससे क्या है पूरे दिन आपको एनर्जी रहती है और बहुत सारी डिफरेंट हेल्थ कंडीशंस आप अवॉइड कर सकते हो, ठीक है? एंड ये सारी चीज़ आपको करनी होती है। देन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसमें आप अपनी स्टडी की हैबिट बना लेते हो। तो जो अब तक मैंने आपको कहा, वो तो आपको करना ही है। उसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, अटैच टू एक्जिस्टिंग हैबिट। मतलब सपोज़ आप रोज़ सुबह उठ के कॉफ़ी पीते हो, ठीक है? रोज़ सुबह उठ के आप कॉफ़ी पीते हो, तो आप एक शेड्यूल बना दो कि जब मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ ना, तो सपोज़ कॉफ़ी पीने में आपको 5 मिनट लगते थे। अब आप सोचो कि मैं कॉफ़ी पीऊँगा 15 मिनट तक और जब तक मैं कॉफ़ी पीऊँगा और रोज़ तो कॉफ़ी पीनी ही है, जो भी आप पीते हो सुबह उठ के, वो तो जो भी ब्रेकफ़ास्ट आप करते हो, वो तो आपको करना है ही। तो उस दौरान आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, उस दौरान आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे या फिर जो न्यूज़ का एक जो समरी है, वो आप देखोगे। तो ये आपका शेड्यूल बन गया। मतलब जो आप ऑलरेडी हैबिट है ना आपकी, उसके साथ आपने अटैच कर दिया इसको, जो ऑलरेडी हैबिट है। जैसे सपोज़ आप बहुत ही लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करते हो 1 दिन में या आप कॉलेज से घर आ रहे हो या कहीं ना कहीं जा रहे हो या रात को वॉक करते हो, तो उस टाइम क्या करो, जो ऑलरेडी आपकी हैबिट है, उस टाइम कुछ एडिशनल चीज़ डाल दो। उस टाइम आप यूट्यूब पे कोई रैंडम लेक्चर सुन लो, ठीक है? अपने ईयरफ़ोन से। सो जो ऑलरेडी आपकी हैबिट है, उसी में आपकी न्यू रूटीन को आप ऐड कर दो, ठीक है? उसके अलावा यूज़ स्टडी ट्रैकर। स्टडी ट्रैकर क्या होता है? एक टू डू लिस्ट बनाओ। एक्चुअली टू डू लिस्ट के नाम से बहुत सारी ऐप्स भी आती है आपके फ़ोन में और यहाँ पे टिक कर दो कि आपको क्या-क्या करना है। अगेन यहाँ पे जो आप लिखोगे ना टू डू लिस्ट में, वो चीज़ नहीं लिखोगे कि मुझे इतना बड़ा काम करना है, नहीं। बहुत ही छोटा चीज़ लिखनी है। मुझे 5 मिनट पढ़ाई करनी है, ये लिख दिया आपने। मुझे 3 पेज पढ़ने हैं, ये चीज़ आपने लिख दी और उसको टिक करते जाओ जैसे वो होती जाए। बड़ा-बड़ा मत लिखना कि मुझे आज 10 चैप्टर पूरे करने हैं, नहीं। छोटी-छोटी चीज़ें लिखो और हर दिन में सपोज़ आपने 3 पेज पढ़ लिए, लेकिन आपका मन कर रहा है कि मैं 3 पेज और पढूँ, तो टू डू लिस्ट में फिर से डाल दो कि मैं 3 पेज और पढ़ने वाला हूँ, ठीक है? एंड फाइनली सोशल अकाउंटेबिलिटी, ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि बहुत बार आप अपने आप को ही फ़ोर्स करने में हो सकता है ज़्यादा सक्सेसफुल ना रहो, तो आप सोशल अकाउंटेबिलिटी लो। मतलब अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ जो आपके साथ सिमिलर प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप ऐसी चीज़ कर सकते हो जहाँ पे
आप ये बोलो कि हाँ, ठीक है, अगले दिन तू मुझसे इस चीज़ पे क्वेश्चन पूछना, मैं तुमसे इस चीज़ पे क्वेश्चन पूछूँगा। आप अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर सकते हो कि आपके पेरेंट्स आपसे पूछेंगे, आप उनको बता दो कि ये मेरा टाइम टेबल है और पेरेंट्स आपको टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कॉल करेंगे कि तुमने ये चीज़ कर ली या नहीं करी। तो क्या एक एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी आ जाती है, जो डेफ़िनिटली हमें अलाउ करती है इन छोटे-छोटे बैरियर्स को तोड़ने में, जो हम खुद से नहीं कर पाते, तो बाकी लोगों के प्रेशर से तो एटलीस्ट हम उन चीज़ों को करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? एंड फाइनली ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप आर्टिस्ट नहीं हो। हो सकता है आप आर्टिस्ट हो, बट यूपीएससी की प्रिपरेशन आर्ट नहीं होता कि जब आपको इंस्पिरेशन आएगा, तब आप प्रिपरेशन चालू करोगे। नहीं, आपको परफेक्ट मूड का वेट करना ही नहीं है, क्योंकि परफेक्ट मूड आता ही नहीं कभी और जिस दिन आएगा, उस दिन हो सकता है आप किसी चीज़ में बिज़ी हो। फाइन। सो जो मैंने आपको बताया कि आपको मूड नहीं है पढ़ने का, तब भी बोलो चलो ठीक है मैं 5 मिनट पढ़ रहा हूँ या मैं सिर्फ़ 3 पेज ही तो पढ़ रहा हूँ और 3 पेज पढ़ना कोई इतना डिफ़िकल्ट होता भी नहीं और फिर उसके बाद आपका एक जो शेड्यूल है वो बन जाएगा। प्लीज़ अगर आपको ये चीज़ समझ में आई हो तो कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको इन टेक्निक्स से हेल्प मिली या नहीं एंड मैं यही सजेस्ट करूँगा क्योंकि यूपीएससी की जर्नी बहुत बड़ी है, तो इन चीज़ों को आपको धीरे-धीरे अपनी लाइफ़स्टाइल में लाना ही पड़ेगा। फाइन। सो थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। दिस वाज़ अबोव स्नेही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन एंड हैव अ वेरी गुड डे।